वेलकम फ्रेंड्स, आज हम द टाइगर किंग चैप्टर की समरी को सीखने जा रहे हैं। इसका सारांश तो इसमें प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उन्हीं को टाइगर किंग कहा जाता है। एक समय की बात है, जब उनका जन्म हुआ था तो वहाँ शाही ज्योतिषी आए और उन्होंने कहा कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा और विजेताओं का विजेता बनेगा, काफ़ी महान कार्य करेगा, लेकिन एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पर वो 10 दिन का बच्चा ही ज्योतिषी से पूछता है कि मृत्यु तो जो भी पैदा हुआ है सबकी होनी है, महोदय आप ये बताइए कि मेरी मृत्यु का कारण क्या रहेगा। ऐसा उस छोटे से बालक ने, 10 दिन के बालक ने उस ज्योतिषी से पूछा। इस पर ज्योतिषी ने कहा कि बालक का जन्म बेल के नक्षत्र में हुआ है। बेल और बाघ दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए बालक की मृत्यु एक बाघ से होनी है। इस पर वो छोटा सा बालक डरा नहीं, बल्कि उसने कहा कि बाघों सावधान हो जाओ। प्रिंस जंग बहादुर, जो कि टाइगर किंग का ही नाम था, वो अंग्रेजी ही माहौल में पला बड़ा। उसको पढ़ाई भी एक अंग्रेज ने ही की करवाई और उसकी जो शिक्षा दीक्षा थी इंग्लिश में हुई। अंग्रेजी गाय का ही दूध पिया, अंग्रेजी फिल्म्स देखी। इस प्रकार जब वो 20 साल का हुआ तो प्रतिबंधपुरम का साम्राज्य उसके हाथ में आ गया। ये बात जो उसके बचपन में घटित हुई थी लोगों को अब भी पता थी। एक तरीके से प्रतिबंधपुरम में ये अफवाह के रूप में फैल रही थी। धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक भी आई तो उन्होंने कहा कि आदमी अपने स्वयं के डिफेंस में, यानी कि आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार दे तो भी कोई पाप नहीं है, जबकि मुझे तो एक बाघ को मारना है। तो वो तुरंत अपने सारे कार्य को छोड़कर और बाघ को मारने के लिए चला गया। उसने शिकार किया, उसने बाघ को मार भी दिया और फिर उसने शाही ज्योतिषी को बुलावा भेजा। उससे कहा कि देखो, आपने कहा था कि मेरी मृत्यु बाघ से होगी और मैंने इस बाघ को मार दिया। तब शाही ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप इस प्रकार 99 बाघ मार सकते हैं, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा, क्योंकि 100वां बाघ ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस पर राजा ने कहा कि अब सारे कार्य बाद में किए जाएंगे राज्य के, और उसने प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई एक कंकड़ पत्थर भी बाघ की तरफ नहीं फेंकेगा। अगर किसी ने ऐसी जुर्रत की बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंकने की तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और वो शिकार पर चला गया जंगल में। इसी दरमियान एक घटना घटित हुई। एक ब्रिटिश अधिकारी भी वहाँ आया उसके राज्य में, प्रतिबंधपुरम में। उसने बाघ का शिकार करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन राजा ने इसके लिए इजाज़त नहीं दी, मना कर दिया। बल्कि उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं बाघ को नहीं मारता हूँ, शिकार आप कर लेना, मैं तो केवल उसके साथ अपनी गन लेकर और एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। इसकी भी राजा ने इजाज़त नहीं दी। तो उसका साम्राज्य संकट में आ गया, क्योंकि वो एक बड़ा अधिकारी था। राजा ने उस संकट को, जो कोलकाता की एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स की जो शॉप थी वहाँ से उसने 50 हीरे की अंगूठियाँ मंगवाई, काफ़ी महंगी थी, और वो उस अधिकारी की पत्नी को बेच दी सैंपल के रूप में, भाई इनमें से 1-2 रख लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी पत्नी ने पूरी 50 अंगूठियाँ रख ली। वो अंगूठियाँ 3 लाख रुपए की थी। तो 3 लाख रुपए खर्च करके राजा ने अपना साम्राज्य बचा लिया। अब राजा अपने साम्राज्य में 70 बाघ मार चुका था, लेकिन अब उसके साम्राज्य में दूर दूर तक कोई बाघ नजर नहीं आ रहा था। राजा की चिंता बढ़ गई। उसने दीवान को बुलाया, क्या किया जाए। आखिर में ये डिसाइड किया गया कि उसे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसके राज्य में, जिसके पिता के राज्य में खूब सारे बाघ हों। तो राजा ने ऐसी कन्या से ही विवाह किया। वो जब भी अपने ससुराल में जाता कुछ बाघ मार के आता। इस प्रकार राजा ने
29 यानी 29 बाघ और मार लिए। लेकिन अब उसके ससुराल में, उसके ससुर जी के राज्य में भी बाघों की संख्या समाप्त हो गई। महाराजा के लिए भी ये बहुत कष्टकारक हो रहा था, क्योंकि उनकी अब प्रतिज्ञा पूरी होने में मात्र एक टाइगर, एक बाघ शेष रह गया था। इस प्रकार राजा बहुत चिंतित था। आखिर में उन्हें एक खुशखबरी मिली कि पहाड़ी इलाके के गांव में जो भेड़ें हैं उनकी संख्या अचानक कम हो रही है, निश्चित रूप से वहाँ बाघ होगा। तो राजा वहाँ से सीधा शिकार के लिए उस जंगल में चला गया, उस गांव के आसपास, जहाँ उन्होंने सुना था कि यहाँ भेड़ों की संख्या कम हो रही है। लेकिन वहाँ पर कोई भी बाघ नज़र नहीं आया। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने दीवान से कहा कि किसी भी सूरत में मेरे लिए बाघ का इंतजाम होना चाहिए, मैं 100वां बाघ मार कर ही वापस अपने राज्य में लौटूंगा। दीवान ने सोचा कि मेरा पद, मेरी नौकरी अब खतरे में है, तो उसने मैसूर के एक चिड़ियाघर से, जिसका नाम पीपल्स पार्क था, वहाँ से उसने एक बाघ मंगवाया था। उस बाघ को वो अपनी पत्नी के साथ, वो थोड़ा बूढ़ा थका हुआ बाघ था, गाड़ी में डालकर उसकी कार में, और जहाँ राजा शिकार पर था उसके आसपास ही रात के अंधेरे में उस बाघ को छोड़ कर आया। और जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा, महाराज ये रहा बाघ, आप इसका शिकार कर लीजिए। राजा ने जब 100वां बाघ देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, और उसने सीधा निशाना साधा और गोली चला दी। बाघ वहीं ढेर हो गया। राजा खुशी खुशी वहाँ से रवाना हो गया कि इस बाघ को आप वहाँ राज्य में लाना, अपनी राजधानी में लाना, और इसका जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन वो बाघ मरा नहीं था, बल्कि उस गोली के सदमे से वो बेहोश होकर गिर गया था। अब शिकारियों ने सोचा कि राजा से ये कहना कि आपसे बाघ नहीं मरा है, ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वो बिल्कुल नज़दीक गए और उसने बिल्कुल पास जाकर निशाना लगाकर उस बाघ को मार दिया। यानी कि 100वां बाघ राजा ने नहीं मारा था, बल्कि शिकारियों ने उसे मारा था। वो उसको लेकर और जुलूस के रूप में राजधानी में ले गए, उसका जुलूस निकाला और उसका एक उन्होंने मकबरा भी बनाया। इसके कुछ दिन बाद में अब राजा ने अपनी गृहस्थी पर ध्यान दिया। उसके पुत्र का जब 3रा जन्मदिन था, उसने कहा इसको काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। वो बाजार में जाकर उसने देखा, वहाँ पर एक जो खिलौने की दुकान थी, वहाँ पर एक लकड़ी का बाग था। वो उसे पसंद आया, उसको लेकर वो घर आ गया। वो एक अकुशल कारीगर ने बनाया था, तो उसमें लकड़ी की छोटी छोटी फांस, जिसे अपन बोलते हैं, वो कीले टाइप निकली हुई थी। जब राजा उस दिन अपने पुत्र के साथ उस बाग से खेल रहा था, तो उसके दाएं हाथ में एक फांस चुभ गई। राजा ने उसको हाथों हाथ निकाल दिया, लेकिन उसका इन्फेक्शन, जहर उसके हाथ में फैल गया। हालांकि डॉक्टर्स आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन वो राजा को बचा नहीं सके। इस प्रकार 100वें बाघ ने, लकड़ी वाले बाघ ने राजा की जान ले ली और ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। फ्रेंड्स, ये इस पाठ का सारांश है। आशा है मेरा प्रयास आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।